हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि पिछले साल का पेपर यानी 2018 वाला प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जो कि 14 अगस्त शिफ्ट 1 CBT 1 का पेपर है, जिसमें कि हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम जीएस के पेपर को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन भी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। हार्ड और नॉर्मल दोनों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन इजी है, आप लोग आसानी से कर पाओगे। लेकिन इसमें कहा क्या रहा है, 20, 28, 48 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। या तो आप बनाइए या तो आप डायरेक्ट कॉमन सेंस लगा कर आंसर दे दीजिए। क्या कह रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट सके, यानी 20 को भी भाग लगा सके, 28 को भी और 48 को भी। तो सबसे बड़ी नंबर हुआ बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर कहने का मतलब देखिए, अगर हम बड़ी नंबर 8 को लेते हैं तो क्या 8 20 को काट पाता है, तो नहीं। तो ये 8 हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। तो इससे थोड़ा सा छोटा कौन, 4। क्या 4 से ये तीनों के तीनों नंबर जो है संख्या है जो कटेंगे क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल, तीनों नंबर आसानी से कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 20 भी कट जाएगा 4 से, 28 भी कट जाएगा और 48 भी कट जाएगा। तो यही राइट आंसर है कि नहीं। नेक्स्ट, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें क्या करें, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर की अंक से पूरी तरह विभाज्य। इस तरह के क्वेश्चंस प्राय रीजनिंग में पूछा जाता है, लेकिन इस मैथ्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड था। तो चलिए करते हैं। तो क्या बोल रहा है, पैटर्न इसका क्या है, जो पैटर्न है इसका क्या है कि ऐसे कितने अंक, यानी कोई संख्या है जो अपने दाईं ओर की संख्या से, यानी इधर वाले की संख्या से पूरी तरह विभाज्य है, यानी इस तरफ के संख्या से पूरी तरह विभाज्य है। तो यहाँ पर ढूंढेंगे, एक 6 दिखा जो 3 से, यानी इसके 6 के दाईं तरफ की संख्या से विभाज्य है कि नहीं। तो ये 4 विभाज्य नहीं है। ये 2 4 से विभाज्य होगा क्या, नहीं। क्या ये 4 8 से विभाज्य होगा क्या, नहीं। क्या ये वाला 8 इस वाले 8 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं। और ये वाला 8 जो यहाँ पर दिख रहा है 8, ये वाला 8 क्या इस 8 से विभाज्य होगा, हाँ। तो एक हमें यहाँ पर मिला 3 6, फिर यहाँ पर 8 8 8 8, यानी 3 अभी तक में मिल चुका है। अब आगे देखते हैं, क्या 9 जो है 2 से विभाज्य होगा, नहीं। क्या ये 2 जो है 6 से विभाज्य होगा, नहीं। ये 6, ये वाला 6 जो है क्या इस 6 से विभाज्य होगा, तो बिल्कुल होगा। तो एक यहाँ भी हमें दिखा। उसके बाद क्या ये 6 इस 5 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। ये 5 इस 8 से विभाज्य होगा, नहीं। ये वाला 8 क्या इस 8 से विभाज्य होगा, तो बिल्कुल। उसके बाद आगे कहीं है क्या ऐसा जो कि दाएं ओर की संख्या से विभाज्य, तो नहीं। तो एक तो हमें यहाँ दिखा, एक यहाँ, 2 और हमें दिखे। तो टोटल कितने, 5, 3 2 5। ओके, नेक्स्ट देखिए, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज के प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। तो यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ये क्वेश्चन है। देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश कीजिए। ओके, तो 10 पारियों के बाद औसत स्कोर 52 बोल रहा है। इसका मतलब है कि 10वीं पारी में, तो 10वीं पारी
तक औसत स्कोर क्या होगा? 52 होगा। तो 10वीं पारी तक कुल योग यानी कुल रन कितना बना होगा? तो आपका जवाब होगा 10 गुना 52, यही ना, 10 गुना 52, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है आपको तो पता ही होगा, योग बराबर क्या होता है? औसत गुने दी गई संख्या, है ना, कि कुल कितने नंबर है। तो योग अगर 10 संख्या का योग निकालें तो औसत कितना? 52 और संख्या कितना? 10। फिर 11वीं पारी, एक है 11वीं पारी, फिर है 12वीं पारी जो हमें क्वेश्चंस कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद यानी टोटल 12वीं पारी तक गया है, ठीक। अधिक बल्लेबाज पिछली पारी के तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, यानी हम मान लेते हैं कि 11वीं पारी में x रन बनाए होंगे, तो 12वीं पारी में कितना? x प्लस 16 रन बनाए होंगे, यही ना, यही तो बोल रहा है, पिछले पारी के तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया है। तो यहाँ से ये टोटल योग, ये 10वां का, ये 11वां का, ये 10वां संख्या जो भी है, ये 11वां, ये 12वां, तो टोटल का योग कितना? 12वीं पारी तक का औसत कितना बोला है कि 12वीं पारियों के बाद जो औसत है वह 54 बढ़कर हो गया। तो 54 गुना 10 से 54 गुना 12, है ना। योग यहाँ पर 12 पारी का योग तक यहाँ ये है कि नहीं, यहाँ पर अलग अलग नंबर दिया है कि 10वीं पारी तक जो होगा इधर जो 1 से लेकर 10वां तक वह इतना योग है, 11वीं पारी का इतना है नंबर और 12वीं पारी का इतना है और टोटल का इतना है, यानी 12वीं पारी के बाद यानी 12 पारी का कुल योग, ये 12वीं संख्या है, ये क्या है? 12वीं संख्या, ये 11वीं संख्या और यह जो है 1 से लेकर 9 तक की कुल योग है ना। तो टोटल योग यहाँ और ये टोटल योग, इसको बराबर कर दीजिए, आपका आंसर 520 प्लस x प्लस x प्लस 16, इसको गुना कीजिएगा, बच्चों 48, 12 5 60, 4 64 इतना। तो यहाँ से ये टोटल कितना हो जाएंगे, इसको हल कीजिएगा तो 2x बराबर 520 प्लस 16 536 यानी 648 में 536 घट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो गए और इधर जाकर घट जाएंगे। इसको सोल्व कीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 1 1, इसको 2 से भागा दे दीजिए तो x बराबर कितना आ गया? 56 दूनी 112, 56। हमसे पूछा क्या? 11वीं पारी और 11वीं पारी क्या है? x है कि नहीं, तो यहाँ पर 56 है, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, चलिए इसको देखिए। द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल्य x बराबर 3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर x पुट कर दीजिए, x के जगह पर जो है 3 को पुट कर दीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ओके, समझिएगा। x के जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3 तिया 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4x है, क्या है? 4x, तो माइनस 4x के जगह पर 3 इतना प्लस k बराबर 0, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आएंगे? k बराबर 4 तिया 12 में 9 गया, कितना होगा? 12 में 9 गया तो 3। तो कहने का मतलब यहाँ पर समझिए, 9 में 12 गया तो माइनस का 3 इधर जाकर प्लस के 3 में चेंज हो जाएगा, यानी k का मान हमें 3 आ गया। इसको सोल्व कीजिए आगे, बस यहाँ पर k के जगह पर 3 रखिए और दूसरा मूल्य ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो x² माइनस 4x प्लस k के जगह पर क्या पुट करना है? 3 बराबर 0। तो अब तो मूल्य निकालने तो जानते ही होंगे, है कि नहीं। तो मैं 3 को तोड़ूंगा तो कैसे? 3 और 1 में टूट जाएगा, तो x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3। देखिए इस 3 को या तो
यहाँ पर जो होता है वो ए होता है और ये सी, यानी कहने का मतलब ए सी को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 4 पुर जाए और गुना करने पर ए सी के बराबर हो जाए, यानी इसके आगे में जो 1 है और यहाँ जो सी 3 है, तो 3 1 3, तो इसको -3 और -1 को गुना कीजिएगा तो क्या प्लस का 3 नहीं होगा, हो जाएगा आसानी से। उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो और सारे हमारे वीडियो देखिए, उसमें बेसिक से मैंने बताए भी हैं। तो इसको कीजिएगा तो यहाँ से x को कॉमन लीजिए, x -3, यहाँ से -1 को कॉमन लीजिए, इसमें रिवर्स करने का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट मिटाने का। देखिए 1 को कॉमन लिया, x माइनस का 3, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, बराबर 0। तो एक क्या निकला, x -3, ये दोनों सेम है, निकाला, इसके बराबर में 0 लिया, और दूसरा क्या निकलेगा, x और माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से x इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, है कि नहीं। तो हमसे एक मान तो हमें दे ही दिया, एक मूल 3 दे ही दिया है, तो दूसरा क्या बाकी बचा, ये 1 और 1 ही हमारा राइट आंसर है। ओके, तो दूसरा मूल मेरा क्या हो जाएगा 1। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट कीजिए इस क्वेश्चंस को। कुछ दोस्त कमेंट किए थे कि आप क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो बनाइए इसको जल्दी, देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। 5 मिनट लीजिए और 5 मिनट में आप लोग बनाकर इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ये है कि आप कमेंट तो करने का कर देते हैं कि आपने इतना टाइम लिया। आपने कभी किसी मैकेनिक को देखे हैं, या तो कहीं गैराज वगैरह जो होता है, आप गाड़ियाँ वगैरह ठीक करवाने जाते हैं, क्या लगता है आपका गाड़ी एक दिन में बना के दे देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं, उस एक दिन में बनाने के लिए उसने सालों मेहनत किया है, सालों समय लगाया है, तब जाकर वो एक दिन में बना पा रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे ऐसे पढ़ा और कहा कि यह आंसर हो गया सही, कितने को समझ में आएगा। हो सकता है आप समझ जाओ या तो कुछ लोग समझ जाएं, लेकिन सभी तो नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात की गहराई को जरा समझने का कोशिश कीजिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ को सिर्फ बताने के लिए आता, तब तो फिर जो क्या कहते हैं, किसी तरह क्वेश्चन को बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर सभी को लेकर चलना पड़ता है दोस्त। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टैंकी को 1 घंटे में भर सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान वो अपनी सामान्य क्षमता का 1/12, दूसरे घंटा के दौरान वो अपनी सामान्य क्षमता का 1/9, तीसरे घंटे के दौरान समान क्षमता का 1/6, चौथे घंटा के दौरान समान क्षमता का 1/4 और 5वें घंटा के दौरान समान क्षमता का 1/3 करता है। ठीक है, प्रयोग करता है। एक अन्य पाइप भी है जो 2 घंटे में भर सकती है, लेकिन यह अन्य पाइप जो इसी प्रकार प्रदर्शन करती है, यानी जिसे पहला पाइप कर रहा था उसी तरह दूसरा पाइप भी कर रहा है, लेकिन इसकी जो कहने का मतलब यदि पूरी गति से काम करे तो वह 2 घंटे में भर देगी। तो निकासी पाइप जो एक स्थिर दर से टैंकी से पानी को बाहर निकालती है, उसके साथ तीनों पाइप एक साथ काम करने पर 5 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, खाली नहीं भरा जा सकता है। तो यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा है तो निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट लग गया होगा, तो आप सोचिएगा कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, चाहे कितनों आप एक्सपर्ट क्यों ना हो। तो समझिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसको कैसे करने वाला हूँ, थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है। तो मैं यहाँ पर टोटल काम ले लेता हूँ कि टोटल काम निकाल लेता हूँ कि क्या होगा।
तो मैं कहता हूँ जो यहाँ पर 5 घंटे का क्षमता का दिया है कि वो अपनी क्षमता का 1/9, 1/12, 1/6, 1/4, 1/3, ये 5 घंटा है। तो नीचे में जो हर है, कहने का मतलब जो हर है, उन सभी का एलसीएम को हम, जैसे यहाँ पर 12, 9, 6, 4, 3, इन सभी का एलसीएम हम टोटल काम ले लेंगे, टोटल यूनिट काम ले लेंगे। जैसे कहने का मतलब 12 है, 1/12 है तो 12, यहाँ 1/9, 9 है तो 9, और फिर यहाँ पर क्या है 1/6 तो इस 6, फिर यहाँ पर 1/4, फिर 1/3, इन सभी का एलसीएम हम ले लेंगे टोटल काम। इनका एलसीएम निकालिएगा तो आपका 36 निकलेगा। तो हम 36 यूनिट टोटल काम ले लेते हैं। थोड़ा सा गहराई से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब जो कह रहा है कि हमें 5 घंटे में करनी है, कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो एक पाइप ए है, ये मान लेते हैं कि एक पाइप जो टंकी को भर रहा है वह ए है, दूसरा पाइप जो टंकी को भर रहा है वह बी है, और तीसरा खाली करने वाला जो है, बाहर निकालती है जो, वह सी है, खाली करने वाला, ठीक है। तो इन तीनों की, ये जो भर रहा है ये 1 घंटे में भर रहा है, 1 घंटे में भर रहा है, और जो बी यानी दूसरा पाइप जो भर रहा है वह 2 घंटे टाइम ले रहा है। कितना ले रहा है? 2 घंटे टाइम ले रहा है। मेरी बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। और तीसरा जो ले रहा है पता नहीं कितना ले रहा है, तो मान लेते हैं ये y घंटा ले रहा है, y घंटा खाली करने में ले रहा है। ये दोनों भरने वाला व्यक्ति है, ये खाली करने वाला, इतना सा ध्यान रखना है, ठीक। तो अब ये तो इसका समय के बारे में दिया है। हम कहते हैं इसकी क्षमता के बारे में। तो आप इसकी क्षमता कैसे निकाल पाइएगा? ए की क्षमता क्या होगा, बी की क्षमता क्या होगा, आप इसकी क्षमता को कैसे फाइंड कर पाइएगा? तो हमने टोटल काम मान लिया, तो टोटल वर्क बराबर यानी टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी समय गुना क्षमता। तो क्षमता का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा कि टोटल वर्क अपॉन टाइम, यही ना। तो टोटल वर्क कितना? 36 यूनिट। और ये कितने घंटे में कर रहा है? 1 घंटे में। तो इसकी क्षमता, 1 घंटे की क्षमता कितनी हो जाएगी? 36 यूनिट पर घंटा, 36 यूनिट पर घंटा। बी कितने घंटे में कर रहे हैं? 2 घंटे में। तो इसकी क्षमता क्या होगा? यानी टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क जो है वह 36 है और 2 घंटे में कर रहा है। इसका मतलब 1 घंटे की इसकी क्षमता है 18 यूनिट पर आवर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसकी क्षमता, तो कहने का मतलब ये 5 घंटा अच्छा समय ले रहा है खाली करने में। 5 घंटा हमने गलती कर दिया, तो 5 घंटे का समय ले रहा है। तो इसकी क्षमता को कुछ मान लेते हैं y है, इसकी क्षमता को कुछ मान लेते हैं y है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। 5 घंटा है ना, तो हम लिख लेते हैं पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा और 5वां घंटा। इधर आप अलग समझिएगा। 5वां घंटा, पहला घंटा इसकी जो है वह 1/12 करता है। अपनी सामान्य क्षमता उसकी कितनी है? 36। तो पहला घंटा हुआ 36 का 1/12। तो आपका जवाब होगा कितना होगा? 36 का 1/12 तो निकाल सकते हो आप लोग, 1/12 तो कितना होगा? 3। दूसरा घंटा 1/9, 36 का 1/9, उसके सामान्य क्षमता 36 है। 36 का 1/9 कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 4। 36 का तीसरा घंटा कहाँ है? 1/6। 36 का 1/6 कितना होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 6। फिर चौथा घंटा 36 का 1/4 कितना? 9। फिर 5वां घंटा 36 का 1/3, 1/3 यानी 12। तो ये टोटल ए का काम है कि 5 घंटे में इतना टोटल ए ने काम कर दिया है, ठीक है। अब रहा बी की काम। बी कहता है 2 घंटे में भर सकता है, यानी टोटल क्षमता बी की कितनी है? 1 घंटे की क्षमता 18 है,
तो वह जो पहला घंटा कर रहा है 18 का, यानी सेम प्रोसेस का था, इसी प्रकार प्रदर्शन करती है जैसे कि पहला वाला किया। तो 18 का आप 1/12 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.5, 1.5। और फिर 1/9 कीजिएगा तो ये 2, 18 का 1/9 2, 18 का, अब मैं कहता हूँ सीधा ही जो सेम प्रोसेस है बस आधा ना करना है तो इसी का आधा कर दीजिए ना, 3, हालांकि आप निकाल भी सकते हैं, 4.5 और ये 6, ठीक है। और C एक बंदा C है, यानी एक पाइप C है जो खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में ये Y कर रहा है, 1 घंटे में इसकी क्षमता Y माने हैं हमने, तो 5 घंटे में टोटल ये काम कर कितना कर देगा Y। यहाँ भी पहला भी घंटा, दूसरा भी घंटा, तीसरा भी घंटा, चौथा भी घंटा, पाँचवा भी घंटा, तो मैं डायरेक्ट -5Y ले लेता हूँ कि 1 घंटा में Y यूनिट काम कर रहा है, तो 5 घंटा -5Y। क्योंकि देखिए माइनस इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये जो तीसरा निकासी पाइप है, क्या है, निकासी पाइप। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, नहीं तो हम कितना समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक। तो इसको टोटल को ऐड कीजिए, 3, 4, 7, 6, 13, 9, 22, 12, 34 अगर ये टोटल 34 आया तो ये आधियाँ सब है ना, तो ये जरूर होगा कि 17 आएगा जोड़ने पर, और ये -5 हुआ है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 51 -5 हुआ है, यही ना टोटल। और टोटल यूनिट काम कितना है, 36 यूनिट करवाना है। और यहाँ पर टोटल यूनिट कितना आया, 51 -5 हुआ है, ठीक है, 51 -5 हुआ आया। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। तो यहाँ से y बराबर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, y बराबर 51 में आप जो है 36 में 51 घटाइएगा तो -15 और इधर -5 हुआ है, तो ये y कट गया, तो यानी माइनस कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। y बराबर कितना आ गया, 3। मैं थोड़ा सा पेज दूसरा लेता हूँ, क्या यार, चलिए मैं इस पेज पे शिफ्ट हो रहा हूँ, समझिएगा। तो क्या कर रहा है, निकासी करने में टोटल 36 है और y की क्षमता 3 निकला, तो समय बराबर क्या, टाइम अपॉन क्षमता, टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो टोटल वर्क कितना हमने माना, 36 यूनिट, तो 36 बटे इसकी क्षमता कितना, 3, तो ये 12 घंटा समय लेंगे, ओके, खाली करने में 12 घंटा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर इस क्वेश्चंस को बोलिएगा कि हम आपको 1 मिनट 2 मिनट में करा दें तो फिर पॉसिबल नहीं है। भले मैं खुद कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट ले सकता हूँ, लेकिन उससे कम ही समय में कर दूंगा। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ 2 मिनट में या 1 मिनट में, नहीं हो सकता है। नहीं तो आप भी किसी को, अभी तो आपने सीखा होगा, किसी को एक्सप्लेन करके दिखाइएगा कि कैसे कर देते हैं। सर बोलना आसान है सर, करना आसान नहीं है, समझ रहे हैं ना। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है, स्कोर का विचरण गुणांक 16 है और माध्य 25 है, तो विचरण का मान क्या होगा। अब बताइए, कुछ दोस्त कमेंट किए कि आप सूत्र नहीं लिखा कीजिए, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब बताइए, बिना सूत्र अगर मैं लिखे यहाँ पर बताऊँ तो कितनों को समझ में आएगा, नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए सूत्र लिखना पड़ता है, कहीं कहीं, हर जगह ज़रूरी नहीं है, बहुत जगह मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन कहीं कहीं लिखना ज़रूरी भी है। जैसे यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर एक विचरण है, विचरण गुणांक है, तो दोनों का सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, है कि नहीं। क्योंकि इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें मानक विचलन की ज़रूरत है, मानक विचलन की ज़रूरत है, क्योंकि मानक विचलन का जो फार्मूला होता है, मानक विचलन बराबर जो होता है
रूट अंडर विचरण, रूट अंडर विचरण, ये फार्मूला याद रखें। और एक फार्मूला और भी होता है जो कि विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर जो होता है मानक विचलन, मानक विचलन अपॉन माध्य गुणे में 100, गुणे में 100 ये होता है। तो बस ये दोनों फार्मूला अगर पता है तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, अन्यथा आपको नहीं पता है तो फिर तो वाट लग सकती है, समझ सकते हो आप लोग। तो मैं कहता हूँ कि आप जो पहले है मानक विचलन निकाल लीजिए, तभी तो हम विचरण ज्ञात कर पाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि हमें दो चीज़ दिया है, विचरण गुणांक दिया और माध्य, और विचरण गुणांक और माध्य से फार्मूला रिलेटेड है ये वाला। तो रखिए मान, विचरण गुणांक कितना 16, मैं इस फार्मूले को पुट कर रहा हूँ 16। मानक विचलन कितना निकालना है, मानक विचलन क्या करना है निकालना है, मानक विचलन गुने 100, माध्य कितना दिया है 25। तो अब इसको कटाइए पिटाइए, देखिए कितना आता है, ये 4 से ये 4 बार में, तो मानक विचलन बराबर आपको पता है कि 4 निकल गया। बस अब इसमें पुट कीजिए आपका आंसर। मानक मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए मानक विचलन कितना है आपका 4 निकल चुका है, और हमें निकालना है विचरण, क्या निकालना है विचरण, ये ना। तो ये रूट उठ कर इधर आएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, तो 4 चौके 16, यानी ये रूट उठ कर इधर जाएगा 4 पर स्क्वायर, तो विचरण बराबर कितना आ गया 16, ये 16। इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, आप लोग जाकर देखिए कितने लोग मारे हैं। हमको लगता है 50% से कम लोग ही सही मार पाएंगे, यानी 50% से भी कम लोग सही किए, लगभग 30-40% लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं किए हैं। और आपको पता है यही सब क्वेश्चन है जो आपका रिजल्ट बनाता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी करते हैं। सैनिक ने 2:39 यानी इतना ये समय दिया हुआ है, एक बल्ब को चालू किया जाता है, उसी दिन वह 12:30-34 बजे बंद कर दिया जाता है। तो बल्ब कितने घंटे के लिए समय, तो लास्ट वाले समय में पहले वाले समय को घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ कितना है 12:30-34 ये, और शुरुआत वाला 2:39 और 40। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने लायक है, हालांकि मेरे उम्मीद से ये बहुत सारे दोस्त कर लेंगे आसानी से। तो ये वाला घंटा है, ये वाला मिनट है, ये वाला सेकंड है, तो क्या 34 में 40 कभी घटेगा क्या? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं घटेगा, है कि नहीं। तो ये 30 मिनट है, 30 मिनट से 1 मिनट इधर दे दो, और 1 मिनट देने का मतलब क्या 60 मिनट इधर दे देना। तो ये टोटल कितना 4 6 3 9, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यानी 94 सेकेंड हो गया, ये कितना हो गया 94 सेकेंड। अब तो घटेगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल घटेगा। 4 और 9 यानी 4 में 0 गया 4, 9 में 4 गया तो 5। जैसे हमने 54 देखा सेकेंड में, बस हमें दिख गया यहाँ आंसर। बाकी बस सब में लास्ट में 6 सेकेंड है, तो ये हो ही नहीं सकता। बाकी पता आप घटा सकते हो। अगर यहाँ पर मान लीजिए 29 मिनट है, क्या 29 मिनट में आप, क्योंकि 1 मिनट तो इधर ट्रांसफ़र हो गया ना, क्या 29 मिनट में 39 मिनट का भी आप घटा सकते हो? तो आपका जवाब बिल्कुल नहीं घटा पाएंगे। तो फिर करें क्या? तो आप कहेंगे कि इधर से 1 घंटा को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर से 1 घंटा को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब 60 मिनट ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे 11 घंटा बच गया। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। तो ये टोटल कितना मिनट हो गया 9 6 2 8, यानी 89 मिनट। तो आप घटाइए 0, 8 में 3 गया 5 मिनट, ये ना। बस यहाँ से 11 में 2 गया तो 9 घंटा, 9 घंटा 50 मिनट 54 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर। हालांकि आप जैसे ही यहाँ पर देखें सेकेंड में, और ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं।
तो आसानी से कर पाइएगा और जल्दी। नेक्स्ट, देखिए 16, 28, 42 का लघुत्तम समावर्तक क्या है? तो या तो आप इसको निकाल लीजिए या फिर शॉर्टकट लगा सकते हैं। जैसे मैं शॉर्टकट कहने का मतलब ये है कि या इनमें से कोई ऐसा नंबर होगा इन चारों में से जो 16 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। और 42 से कटने का मतलब जो 7 से और 6 से कटेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 7 और 6 से कटना चाहिए। तो इसका रूल क्या है? 7 से हम कटा कर देखते हैं। ये ऑप्शन तो 60 से नहीं कट सकता है। ये कट सकता है क्या? 7 दूनी 14 से चौकटा, हाँ कट सकता है। और कोई दूसरा चीज़ देखना पड़ेगा। 8 1 9 6 15 3 से भी कट सकता है, लेकिन 28 से भाग लगाने का मतलब, देखिए तीनों से भाग लगना चाहिए। ऐसा ऑप्शन चुनिए जो जिसमें कि तीनों से भाग लग जाए। या जैसे मैं 168 को देखता हूँ तो इसमें 42, 28 से 8 6 48, 8 2 में 16, 4 20, नहीं 6 2 12 4 16, 28 से भाग लग जाते हैं। लेकिन 42 से अगर हम भाग लगाना चाहें तो इसमें नहीं लगेगा। 168 में 42 से भाग लगाना चाहें तो इसका मतलब 4 से 4 2 8 4 4 16, हाँ लग जाएंगे आसानी से। क्या 16 से भाग लगेगा? 16 से ही तो देख लीजिए ना, क्या 168 में 16 से भाग लगेगा? 16 का 16, फिर 8 से बच गया, नहीं लग सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। इसमें 16 से भाग लग सकता है क्या? नहीं लग। 16 का 16 बच गया कितना? 8 2 यानी 16 9 92, 92 16 से नहीं करता है, तो ये नहीं है। एक ही ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। हालांकि आप इसको तरीके से भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि हम इस तरह से फंस जाएंगे तो आराम से आप, ये छोटा सा तो है, आराम से आप तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या, एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो बस विक्रय मूल्य बराबर क्या? क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 1500। प्रॉफिट क्या होगा? 1500 का 12%, ये ना। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर। अब कुछ दोस्त कहेंगे किसको और किसी तरीके से क्यों कराए जब ये एक तरीका मैंने बता ही दिया था। तो आप इसको फास्ट भी तो कर सकते हैं ना। अगर मैं कहूँ कि आप इसको डायरेक्ट फास्ट निकाल लीजिए कि 1500 का आप 112% कर दीजिए, तब पर भी आपका आंसर आएगा। चाहे इतना कीजिए चाहे इतना कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए करके। ओके नेक्स्ट, एक टावर के पाद बिंदु से एक पहाड़ी के शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और पहाड़ी के पाद बिंदु से टावर के शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर तो पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? ठीक है, तो एक टावर है और एक पहाड़ है, सीधा सीधा सीधा, चलिए पहाड़ है। तो यहाँ पर बोल रहा है पहाड़ी के शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री। ये वाला को हमने पहाड़ माना, इसका शीर्ष के यूनियन कोण जो कि टावर के पाद बिंदु से जो है 60 डिग्री पर है, ठीक है। और इसको हम टावर मान रहे हैं, क्या है? टावर। और ये आपका पहाड़ है, माउंट है, ठीक। तो इसका जो बन रहा है वो 30 डिग्री, यानी इसके शीर्ष से और पहाड़ के पाद बिंदु से जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री, ठीक है। टावर की ऊंचाई 50 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो निकाल लीजिए। इस वाले भुजा को अगर प्राप्त कर लिए तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। बस tan थीटा लगाइए, लंब बटे आधार 50 बटे, इसको x मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो 50 बटे x। तो ये tan थीटा बराबर है, और ये कोण कितना है? 30। कोण 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपका जवाब होगा कि 1/√3, ये ना। तो ये क्या हो गया? 50√3। इसका मतलब ये कितना है? x बराबर कितना निकल गया? 50√3।
बस फिर इस पे वही टेन थीटा अप्लाई कीजिए। तो इसका ऊंचाई को क्या माने है, एच हमें फाइंड करनी है, और इनमें एक्स तो मिल ही गया, एक्स कितना है 50√3, और 10 अब कितना लेना है 60 डिग्री लेना है। 10 60 डिग्री का मान कितना √3, तो इसको एच बराबर कितना निकल जाएगा 50 गुना √3 गुना √3 3 यानी 150 मीटर, ये राइट आंसर है। बस मैंने यहाँ पर टेन थीटा बराबर लगाया है, यानी लंब बटे आधार जो लगाया है वह टेन थीटा के बराबर, इस फार्मूले को मैंने लगाया है, बस इसी से किया है और कुछ नहीं किया है। आप भी लगाकर पहले इस भुजा को ज्ञात कर लीजिए, फिर इसी ये भुजा जो है, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इस ट्रायंगल का भी है और ये इस ट्रायंगल का भी है, इसलिए जब ये पता चल जाएगा तो ये आराम से आप निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। हालांकि इसके शॉर्टकट भी बहुत सारे हैं, और मैं अभी बताऊं भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलिएगा कि आपने डबल तरीका बता दिया है और ईजी तो, अरे ईजी तो था लेकिन कम समय में निकाला जा सकता है इसको, लेकिन अभी बताऊंगा तो लंबा टाइम जाएगा, क्योंकि बात करने से पहले सीखना पड़ता है, कम समय में करने से पहले सीखना पड़ता है कि नहीं। एक बैग में लाल गेंद हरी गेंद का अनुपात इतना है, यानी लाल गेंद है यानी रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल है जिसका अनुपात 4:9 दिया है, ठीक है। बैग में 6 हरी गेंद और मिला दिया जाए तो लाल गेंदों का हरी गेंदों से अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी गेंद में यानी बैग में जो 6 हरी गेंद को मिला रहा है, तो क्या लाल गेंद पर कोई फर्क पड़ेगा अनुपात में? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर अनुपात दिया है 1:3। तो कहते हैं पहले लाल गेंद आपका 4 था, तो अभी भी 4 ही होना चाहिए, क्योंकि हमने हरी वाली गेंद को बढ़ाया है, मिलाया है। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए, इससे आपका जल्दी निकलेगा आंसर, हालांकि आप और भी तरीके से कर सकते हो। तो देखिए हरी गेंद मिलाया, तो इसका मतलब लाल गेंद को हमें इक्वल करनी होगी, लाल गेंद को क्या करनी होगी इक्वल। तो यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 4 से गुना, तो इस पूरे इक्वेशन को आप 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको 4 से गुना कीजिएगा तो आपका जो हो जाएगा 4 और ये 4 दिया 12। अब नया अनुपात मिलकर क्या आ गया 12। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए, नया अनुपात क्या बन गया 1:3 जो था हुआ 1:12 बन गया। इसलिए मैंने किया क्योंकि मैंने ये लाल वाली गेंद को नहीं छेड़ा था, हरी वाली गेंद को छेड़ा है, हरी वाली गेंद को मिलाया है। लाल वाला गेंद अभी भी उतनी होनी चाहिए जितनी पहले थी, अभी भी उतनी होनी चाहिए। तो हमने लाल गेंद यानी हरी गेंद जो है 6 मिलाया, लेकिन अनुपात में कितना मिल रहा है ज़्यादा, तो पहले 9 था 12 हो गया, यानी 3 ज़्यादा मिल रहा है। इस 3 का मान ये 6 है, तो 1 का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 2। तो हमें पूछ रहा है कि लाल गेंदों, यहाँ पर बैग में कितनी लाल गेंदें हैं, तो लाल गेंदें कितनी हैं 4। तो हमें 4 का मान निकालने के लिए इसको 4 से गुना कर दें, तो 4 तो नहीं 8 गेंद हो जाएगा, है कि नहीं। तो बताइए ये कितना शॉर्ट मेथड है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तो सीखना तो पड़ेगा ना पहले, कि आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अगर सीखे रहेंगे तो तब इसको 10 सेकंड 15 सेकंड में कर सकते हैं आप, अन्यथा आप नहीं हो सकता है। चलिए इसको कीजिए। आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुआ और उसे 663 अंक प्राप्त हुआ, तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या है। तो मान लीजिए कोई अधिकतम संख्या x था, उसका 78% उसको मिला है जो कि 663 के बराबर है। तो इसको हल कीजिए, आपका आंसर करिए। सब कुछ मैं ही कर दूं क्या, नहीं, और भी क्वेश्चन तो कराना, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा वीडियो छोटा बने, इसलिए कैलकुलेशन आप कीजिए। ओके, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को इतना सेकंड में पार कर जाता है। टाइम पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चल। तो दूरी कितना है 180, समय कितना 54 किलोमीटर है, हमें चाहिए मीटर में।
मीटर प्रति सेकेंड में। तो मैंने उस दिन एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में जाना हो, मीटर प्रति सेकेंड में जाना हो, तो आप दो चीज़ का टेबल याद रखिए, एक 18 का और एक 5 का। ठीक है, तो 18 का टेबल पढ़ते जाइए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, डॉट 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 आप जितना दूर आगे बढ़ सकते हैं। इधर भी 5 का, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो हमें किलोमीटर में कितना दिया है 54, तो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा 15, कितना होगा 15। तो यानी 15 यानी 54 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो भाग दे दीजिए 15 से, तो 180 को 15 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 12। यही तो मैंने सूत्र सिर्फ लगाया, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, यही किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये 12 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई है। यदि एक किताब ऊपर से 18वां और नीचे से 5वां हो तो कुल कितनी है? यानी ऊपर से बोल रहा है 18वां और नीचे से जो है वह 5वां है, नीचे से 5वां है। तो कुल किताबों की संख्या क्या होगा? तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो दोनों का ऐड कीजिए, बस एक घटा दीजिए, यानी अप प्लस डाउन -1, कुल बराबर टोटल बराबर। तो अब कितना, ऊपर से 18वां नीचे से 5वां -1, तो 18 5 23 में गया 22, आपका राइट आंसर। ओके, देखिए ये सब क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो मैं क्या करूं, इसीलिए मैं सब क्वेश्चन ले लिया हूँ। हालांकि मैं कह देता हूँ कि इसको ऐसे कर लीजिए, आपका आंसर हो जाए। किसी संख्या का 30% 33, यानी किसी संख्या का 30% 33 है, तो वह संख्या क्या होगा? x को फाइंड कीजिए, आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त नहीं है? तो संयुक्त होने का मतलब कि भिन्न होना चाहिए, कोई ना कोई संख्या आपका अलग होनी चाहिए। मेरी बात को थोड़ा समझने का, तो यानी कोई ना कोई संख्या यहाँ पर अभाज्य होगा, या तो सभी संख्या अभाज्य होगा और कोई एक संख्या अभाज्य होगा, या तो सभी संख्या अभाज्य होगा या तो कोई संख्या अभाज्य होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप इसको किससे भाग लगा सकते हैं? तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये 7 से इसमें भाग लग जाएगा, यानी ये 7 गुना आपका 7 एका 7, 7 दूनी 14 और 7 9 63, यानी 7 गुना 29 है। 109 के बारे में नहीं टूट रहा है, देखते हैं अभी आगे। 11 से 11 एका 11, 11 9 99, हाँ 11 गुना 19 है। ये आपका हो जाएगा 7 से कट से 7 दूनी 14, 7 21, हाँ 7 से ये कट रहा है 2 1, यानी 2 3, हाँ 7 21, लेकिन ये आपका संख्या नहीं कट रहा है, ये अभाज्य है। तो यही आपका संयुक्त नहीं है, अलग है कि नहीं? नेक्स्ट, चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर साइंस के लिए है और अच्छे प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपको ओम मीटर होगा। नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्त, जल्दी ही कर देंगे। शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति को किस में मेजर किया जाता है? तो आपका ये वाट में। उसके बाद तो आपको इन सब का पता होगा। जूल में किसका मापा जाता है? कार्य। न्यूटन ये बल का होता है, ये पास्कल दाब का होता है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि की बीमाएं नहीं होती है? तो बीमाएं कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो यूनिट वगैरह होनी चाहिए ना। तो जिसका यूनिट नहीं निकलेगा, कोई इकाई ही नहीं निकलेगा, कोई मात्रक ही नहीं निकलेगा तो उसका तो बीमा भी नहीं निकल सकता है। तो सापेक्ष पारगम्यता, इसकी कोई यूनिट नहीं निकलती है, कोई मात्रक नहीं निकलता, तो इसका अब बीमाएं भी कैसे निकालिएगा? बात समझ रहे? क्योंकि सापेक्ष घनत्व के बारे में भी सुने होंगे। क्या सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक होता है क्या? तो इस हिसाब से सापेक्ष
घनत्व का भी बीमा आप नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि इन सब का तो आपको एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। आवृत्ति, हर्ट्ज, आयतन, मीटर क्यूब, ये बल तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया। चलिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ये आपका कार्य और ऊर्जा दोनों का इकाई समान होता है। ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा जिसका हमने जूल में मापते हैं। कार्य की असाई मात्रा को किस में मापते हैं? जूल में मेजर करते हैं, है कि नहीं? आपका बल को पता है, बल का न्यूटन, घनत्व का मीटर क्यूब, शक्ति का वाट, ये सब नोट कर सकते हैं। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य और ऊर्जा का जो इकाई होता है वह समान होता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा यानी धारा को किस में हम अपने करंट को एम्पियर में। वहाँ के बाद ये शक्ति हो गया, ये आवेश का हो गया, ये आपका कार्य या ऊर्जा का हो गया। बात समझ रहे हैं? लिख भी दूँ क्या? चलिए मैं थोड़ा सा नोट भी करा देता हूँ, हो सकता है किसी दोस्त को नहीं आता। वाट ये शक्ति का, और ये कूलम आवेश का, और ये जूल आपका कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का। ओके, इसका होगा। नेक्स्ट, तापीय चालकता का इकाई क्या है? तापीय चालकता की इकाई क्या है? तो ये होगा जूल पर सेकेंड पर, यहाँ पर भी ये होगा मीटर पर मीटर प्रति केल्विन। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर -1 होगा जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। हालांकि जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट, क्योंकि देखिए तापीय चालकता का एक फार्मूला भी होता है जो कि आपका ये हो जाएगा वर्क अपॉन मीटर प्रति केल्विन, जो भी हो। तो ये फार्मूला बनता है, इसी फार्मूले से ये सूत्र बनकर निकल कर आता है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोल रहा है? सोने के सापेक्ष घनत्व 19.3 है। एसआई इकाई में इसका घनत्व है। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया है। इस क्वेश्चन में होना चाहिए कि सोने का घनत्व क्या है, सोने की घनत्व क्या है। इस क्वेश्चन में यह होना चाहिए। तो हमें सापेक्ष घनत्व का फार्मूला तो पता होनी चाहिए। क्या होता है सापेक्ष घनत्व की? सापेक्ष घनत्व बराबर जो होगा पदार्थ यानी पदार्थ की घनत्व, पदार्थ की घनत्व बटे, यहाँ पर पानी से हम तुलना करेंगे। किससे? पानी की घनत्व से। पानी की घनत्व यानी पानी के सापेक्ष में लेना है। किसके सापेक्ष में? पानी के सापेक्ष में। ठीक है, तो सोने का सापेक्ष घनत्व कितना? 19.3। पदार्थ का घनत्व हमें निकालना है, यानी सोना का घनत्व हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं निकालने है। पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर पानी यानी 1 लीटर पानी का जो घनत्व होता है 1000 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर क्यूब, यानी 1 kg पानी का इतना घनत्व होता है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 19.3 गुना, क्या हम इसको 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 3 मीटर क्यूब तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, वाट स्टेरेडियन की इकाई क्या है? वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो ये आपका विकिरण तीव्रता का है। हालांकि यहाँ विद्युत चालकता का जो कहने का मतलब एसआई इकाई होता है वह सीमेंज होता है, या सीमेंस, कहीं कहीं सीमेंस लिखा होता है, कहीं कहीं सीमेंज लिखा होता है। तो सीमेंज आपका पारगम्यता का जो हो जाएगा हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, या एक और इसका होता है यूनिट न्यूटन प्रति एम्पियर का वर्ग, एम्पियर स्क्वायर, तो ये होता है। और पैरा विद्युतांक का जो आपका हो जाएगा फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर ये होता है। तो याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है? यानी आधार इकाई कहने का मतलब मूल इकाई, मूल राशि, यानी कहने का मतलब क्या, मूल राशि या मूल इकाई नहीं है। इसमें से किसका नहीं है? तो आपका जवाब होना चाहिए रेडियन। किसका नहीं है? रेडियन, क्योंकि आपको पता है मोल किसका होता है? पदार्थ का परिमाण या मात्रा, पदार्थ का परिमाण या मात्रा। एम्पियर किसकी होती है? धारा। कैंडला आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। कैंडला किसका हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का इसका कैंडला हो जाएगा। तो ये सब मूल मात्रक है, ये सब क्या है? मूल मात्रक है, जो कि आपकी मूल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। कितनी होती है? 7। तीन तो यहाँ पर है, और मैं लिखा देता हूँ कुछ जो 4 बाकी हैं। एक आपका दूरी हो जाएगा, दूरी का क्या होता है? मीटर। आपका एक समय हो जाएगा, आपका समय का क्या होता है? सेकेंड। ये एसआई यानी मूल मात्रा का एसआई यूनिट। और आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं? आप केजी में मेजर करते हैं। और एक आपका तापमान, तापमान, तापमान को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। तो ये आपका मूल इकाई है, क्या है? मूल राशि है। बाकी बात जितने भी होते हैं राशि आपको पता होनी चाहिए, 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक, होते हैं कि नहीं? तो जितने भी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इन 7 से ही मिलकर बने होते हैं, जिसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आप ज्ञात करते होंगे कि चाल क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। इसका जो यूनिट निकालेंगे व्युत्पन्न मात्रक निकलेगा, कि एसआई यानी मूल मात्रक निकलेगा, तो इसका व्युत्पन्न मात्रक निकलेगा। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में। तो कहीं ना कहीं ये इसी के सहायता लेकर इसका हम मात्रक निकालें, तो इस तरह से जब होता है तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। बात समझ रहे? नेक्स्ट, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का आपका हो जाएगा जो बल का होता है वह न्यूटन। एसआई मात्रक बोला है, ना कि कोई सीजीएस। अगर सीजीएस पूछता तो डाइन हो जाता है कि नहीं? मौके बाद ये दोनों तो आपको पता है किसका है। नेक्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिला करते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और 1-2 क्वेश्चंस हैं उसको भी कर लेते हैं। भले देखिए दोस्त, थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन सही रहती है, आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि लंबा वीडियो है। लंबा आप शॉर्ट वीडियो देखकर जो है आपका कुछ होने वाला है नहीं। आप जब तक थोड़ा सा 1-2 घंटा बैठकर आराम से पढ़िएगा नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए क्या कहते हैं, दी गई तालिका 4 विषय PCBM में छात्रों XYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 4 अंक 100 है। तो 4 छात्रों में PC
का औसत अंक क्या होगा। ठीक है, 4 छात्रों का किसमें, पी और सी में। तो इन सभी का जोड़ लेते हैं, कितना होता है, 7 5 12 6 18 9 27 और 5 275। ये कितना है, 275। मैंने कैसे ऐड किया, थोड़ा सोचिए आप लोग। 9 8 17 2 19 8 27 यानी ये 270। तो दोनों विषय यानी कहने का मतलब 4 छात्र हैं, XYZ ये छात्र हैं, और ये इधर जो विषय है 2 विषय में पूछ रहा है, 2 विषय का कुल योग कितना हुआ। तो यहाँ से आपका जवाब होगा 27 दूनी 54 यानी 545। कितना हो गया, 545। इसको ऐड कीजिएगा तो 545। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, दी गई कुल संख्या से भाग। तो कितने छात्रों के बारे में बोल रहा है, 4 छात्रों के बारे में, WXYZ। तो 4 से भाग लगाइए, 4 1 4 बच गया 3 4 3 12 यानी 13 तो हमने देख लिया, यहीं पर दिख गया, आगे तो वही हो गए जो आंसर है। यानी एक पूर्णांक तक पूछा है, हालांकि कटा उठा कर देख लीजिए। 4 3 12 2 बचा, फिर 2 4 6 24 बच गया, कितना 2 4 6 24 बच गया, 1 4 दूनी 8 नहीं इतना, ये राइट आंसर है। 4 छात्रों के, अब ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर टोटल हम 8 देख रहे हैं तो 8 से भाग देंगे, नहीं, 4 छात्र के बारे में बोल रहा है, दोनों विषय में औसत निकालने, तो इसलिए मैंने यहाँ 4 से लगाया भाग। ओके, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को। 209 कहते 2009 में भारत में रंग के अनुसार मोटरसाइकिलों की बिक्री। ठीक है, दिए गए आंकड़ों पर आधारित निर्धारित कीजिए कि किन रंगों की मोटरसाइकिल की कुल बिक्री 55 है। ठीक है, तो आप बारी बारी से रख कर देखिए। भूरा कितना है, भूरा 3%, काली कितनी है 5%, फिर आपका नीला कितना है, नीला भले आपको साफ साफ नहीं दिखता होगा, ये 12, ये नीला है, ये 12, और फिर यहाँ पर सुनहरी के बारे में पूछ रहा है, सुनहरा कितना है आपका 10। क्या इन सबको ऐड करने पर 55% आएंगे क्या, 5 3 8 12 8 20 और 10 30 ही हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। डायरेक्ट आप इस पे पुट कीजिए। नीला कितना 12, हरी कितनी 8, सुनहरी कितनी 10, काली कितनी, काला 5, और लाल कितना 20। इन सबको ऐड कीजिए, 12 8 20 10 30 5 35 और 20 55। तो ये 55% हमें ये वाला दे रहा है, तो ये राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट और एक आध क्वेश्चन होना चाहिए मेरी उम्मीद से। ये ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन लगता है आपको सही से नहीं दिखेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को ऐड करने में दिक्कत होने लगता है फिगर वाला। फिर भी मैं कोशिश कर देता हूँ कि इसमें आ सके। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आलेख 1999 और 98 के बारे में बताया गया है। ये 99 है, ये 98, ये 2 चार्ट ग्राफ दिए हैं, पाई ग्राफ। 1998 में कुल बिक्री इतना थी, लेकिन 99 में 16.5% की वृद्धि हुई है, तो कुल कितनी होगी। तो 98 में कितना है 78 90, लेकिन इसमें 16% की वृद्धि हो गई। 78 90 का आप 16% 16.5% ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, आपका आसपास में यहाँ तक पहुँचेगा, लगभग बोला है। तो ये 91 आपका यहाँ तक पहुँचेगा। कैलकुलेशन कीजिए, मैं टाइम के अभाव की वजह से नहीं करवा रहा हूँ कैलकुलेशन। बस इतना क्वेश्चन है। लगभग मैंने इस वीडियो में 35 क्वेश्चन किया है। टोटल कितने क्वेश्चंस 35 क्वेश्चन, और टोटल मैं इसमें जो क्वेश्चन ले आऊँ आपका 14 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का टोटल क्वेश्चन मैथ और साइंस का लिया है। तो ये टोटल कंप्लीट करा दिया हमने। और भी देखिए दोस्त,
इससे पहले जो है हमने टोटल जो है आप लोगों को 1 मिनट, टोटल जो है एलपी टेक्नीशियन का जो है 29 शिफ्ट में 2018 में हुआ था। तो 2018 का 29वां शिफ्ट का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया। कंप्लीट सॉल्यूशन कहने का मतलब जिसमें मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, सिर्फ करंट अफेयर को हम लोग छोड़ दिए हैं। करंट अफेयर इसलिए मैंने छोड़ा, करंट अफेयर का 2018 वाला का कोई मायने नहीं रहता है। तो उस वहाँ भी जाकर देखिए, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें सभी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। रीजनिंग तरह तरह के जीके मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहाँ पर एक साथ आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर अगर वहाँ से देख कर आ गए तो यहाँ आप मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए, बाकी बात आपकी इच्छा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में घंटा वगैरह होगा दबा लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये सब मेरे द्वारा कि ये सब आप लोग सीख चुके होंगे कि क्या करना होता है कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, उसके लिए क्या करना पड़ता है। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्त, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि और आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आप लोगों का भी हेल्प हो सके, और कहीं ना कहीं बहुतों का हेल्प हो रहा है कि नहीं। तो और भी चाहते हैं कि मैं अच्छे पेपर का सॉल्यूशन दूं, अच्छे तरीका दूं, अच्छे कॉन्सेप्ट दूं। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको करनी पड़ेगी। और आपका एक सपोर्ट जानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो प्लीज़ दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी बात क्या बोलूँ, आपकी इच्छा। आप तो अर्धनग्न फ़कीरों को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर भर कर करते हैं। अर्धनग्न फ़कीर कहने का मतलब कुछ लड़कियां आ जाएंगे छोटे छोटे कपड़े पहनकर, थोड़ा सा इधर उधर मटका वगैरह देंगे, तो आप क्या, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा, उनमें से कुछ लोगों को बोले, हो सकता है आप ऐसा उनमें से नहीं, उनको सपोर्ट करने वाले में से नहीं, लेकिन उसका देखते हैं लाखों में लाइक शेयर सब्सक्राइब रहता है। तो थोड़ा सा लगता है कि जहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है उसको भर के सपोर्ट मिल रहा है, और जहाँ से किसी को कुछ मिल रहा है तो उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो होता है तकलीफ होती है। तो बाकी बात क्या बोलो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।